बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 4, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Or in other words, दूसरी definition, the scalar product or dot product of electric field intensity E and vector area A is called electric flux. बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने ये एरिया रखा हुआ है, ये रेड आपको नजर आ रहा है, ये लेट सपोज वेक्टर एरिया है। इस एरिया की डायरेक्शन ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया से एन एरिया की डायरेक्शन को शो करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, such that there is certain angle theta between direction of area that is normal to the plane of area and electric field intensity E. तो यहाँ पे क्या होगा, number of electric field lines are passing through this area. So these number of electric field lines passing through certain area when it is placed in electric field is called electric flux. और mathematical definition अगर हम इसकी बात करें, mathematical definition, so scalar product of vector area A and electric field E is called electric flux. तो सिंबॉलिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाई फाई। अगर हम यहाँ पे साथ में ई भी लिख ले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फाई एम। मैथमेटिकली इफ वेक्टर एरिया ई इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट देयर इज सर्टेन एंगल थीटा बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिटन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, electric field intensity dot vector area A, or EA cos of theta. Electric flux is equal to EA cos of theta, or electric flux is equal to E into A cos of theta. Now what is A cos of theta? A cos of theta is component of area which is perpendicular to electric field. अगर हम इस एरिया को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, देखिए ये एरिया मैंने यू रखा हुआ है, इंक्लाइंड एरिया रखा हुआ है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ये एरिया मैंने इस तरह रखा हुआ है, मेरे हाथ को देखें, ये मेरे हाथ के अगर उसके देखें ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया क्या है, इंक्लाइंड एरिया है, इंक्लाइंड। तो इस एरिया के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक इस एरिया का इस तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम इस वेक्टर एरिया को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, दो कंपोनेंट्स में, तो एक इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो आपको नजर आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका हो जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला। और इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो इंक्लाइंड एरिया के साथ एंगल बनता है वो एंगल थीटा का इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब ये जो हमने एक एरिया को रिजॉल्व किया हुआ है, ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है, इसको मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये किस चीज का इक्वल होगा, ए इंटू साइन ऑफ थीटा का इक्वल होगा। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ साइन थीटा क्यों आता है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर वाला कंसेप्ट है कि भाई अगर एंगल हमें हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन होता तो फिर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ cos थीटा लिखते, वर्टिकल के साथ साइन आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने जो एंगल सपोज किया हुआ है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल गिवन है, ये थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट का वर्टिकल एंगल है इंक्लाइंड के साथ। तो अब ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट है जनाब ए cos ऑफ थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये जो ब्लैक वाला कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस के ए cos ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए sin ऑफ थीटा इज कंपोनेंट ऑफ एरिया व्हिच इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पे हमने बात की कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए cos ऑफ थीटा। ए cos ऑफ थीटा को मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो अगर इस ए cos ऑफ थीटा को मैं नाम दे दूं कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एमसीक्यूज में आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एन एरिया which is placed in electric field such that there is certain angle theta between E and normal to the plane of area is equal to, वहां पे लिखा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई, एक ऑप्शन में लिखा होगा कंपोनेंट ऑफ एरिया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ एरिया इंक्लाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू magnitude of electric field intensity
मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जितना फ्लक्स हो रहा है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है इस एरिया से, वो सारी की सारी लाइनें सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से पास हो रही है। सारा का सारा फ्लक्स कहां से हो रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई लाइन पास हो नहीं हो रही। तो बहरहाल ये तो हो गई मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद अगर क्वांटिटी के लिहाज से बात की जाए, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज obtained फ्रॉम द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट से obtained हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे चलते हैं एसआई यूनिट। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। लिहाजा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख लूं और फिर न्यूटन मीटर की जगह जौल लिखूं, जौल मीटर पर कूलम, ये दूसरा यूनिट आ गया। जौल कूलम, जौल इंटू मीटर पर कूलम, और जौल पर कूलम, जौल पर कूलम ये हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है? वोल्ट। जौल पर कूलम किस चीज के इक्वल होता है? वोल्ट के इक्वल होता है, वोल्ट। ये जौल पर कूलम वोल्ट के इक्वल होता है। तो इस जगह पे जौल पर कूलम की जगह अगर हम वोल्ट लिखें, क्यों? बिकॉज जौल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। अच्छा, तो ये वोल्ट इंटू मीटर हो जाता है। क्या चीज? वोल्ट इंटू मीटर। अच्छा, आगे चलते हैं। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस हम यहां से निकाल सकते हैं। जौल के लिए डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल के लिए, मीटर के लिए डायमेंशन एल, कूलम के लिए ए इनवर्स टी इनवर्स। सो एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब माइनस 3 ए माइनस 1, ये डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन टर्म्स ऑफ एसआई, अगर हम एसआई यूनिट, अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स केजी, मीटर क्यूब, सेकेंड माइनस 3, एम्पियर माइनस 1। इसके बाद फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट, electric flux is directly proportional to magnitude of electric field intensity if area and theta are constant। अगर हम एरिया और एंगल को कांस्टेंट रखें और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मुख्तलिफ रखें, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा फ्लक्स अकर करेगा थ्रू सेम एरिया प्लेस्ड एट द सेम एंगल। नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया if area, electric field intensity and theta are kept constant। अगर हम इन दो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कि अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही ओरिएंटेशन में हम दो मुख्तलिफ एरियाज रखें, एक स्मॉलर और एक लार्जर, तो लार्जर एरिया से ज्यादा फ्लक्स अकर करेगा एज कंपेयर टू स्मॉलर। फर्दरमोर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos of theta, where what is this theta? Theta is angle between electric field intensity and normal to the plane of area, normal to the plane of area। So electric flux is directly proportional to cos of theta, directly proportional to cos of theta। Furthermore, अगर हम maximum flux की बात करें तो electric flux will be maximum if theta is equal to 0 degree between E and n cap। What is n cap? Normal to the plane of area, or in other words, when electric field is parallel to normal to the plane of area, or area is placed in such a way that normal to the plane is parallel with electric field। अगर normal to the plane और electric field आपस में क्या हो? parallel हो, तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम मीन cos of 0 1 के इक्वल होता है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, एक तरफ मैं कहता हूं एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, फ्लक्स इज मैक्सिमम। दूसरी तरफ मैं कहता हूं E and n आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो बहरहाल E और n पैरेलल हो, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, या एरिया को हमने परपेंडिकुलर रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जीरो फ्लक्स कब होगा? जीरो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन E and n, और एरिया इज हेल्ड ना E, electric field and normal to the plane are perpendicular to each other। हम यूं भी कह सकते हैं इफ एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर हम इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल में रखें तो इस केस में क्या होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू द एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ई ए काज ऑफ 90, ई ए काज ऑफ 90 जीरो का इक्वल होता है, काज ऑफ 90 आर इज इक्वल टू जीरो, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये बात हो गई कि भाई फॉर व्हाट एंगल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन ई एंड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। अब अगर थोड़े से भी कॉम्प्लिकेटेड कर ले कि भाई फॉर व्हाट एंगल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल electric flux will be half of maximum flux. So electric flux for any angle EA cos of theta, electric flux for maximum EA divided by 2, maximum flux always equal to E into A, electric flux for any angle is equal to EA cos of theta. ये है जनाब EA cos of theta, ये EA पहले मैंने क्रॉस निशान लगाया था। अब एरिया के साथ कैंसल, E के साथ कैंसल, तो cos of theta is equal to 1/2, theta is equal to cos inverse 1/2, so 60 degree. So electric flux for 60 degree will be half of electric flux for zero angle. जीरो एंगल के लिए जितना फ्लक्स होगा 60 के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किस चीज के दरमियान एंगल, E और n कैप के दरमियान, मैं बार बार कह रहा हूं E और n कैप के दरमियान एंगल की बात हो रही है। आगे हम प्लेन ऑफ एरिया और E के दरमियान बात करेंगे, पहले इस चीज को एक्सप्लेन करें। अगला इसी टॉपिक का सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और ये किसी क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। क्लोज सरफेस में बी ऑफ एनी शेप, दैट इज सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, क्यूबिकल क्लोज सरफेस, इरेगुलर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें स्फेरिकल क्लोज सरफेस, सो स्फेरिकल क्लोज सरफेस या एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस को में से कितना फ्लक्स होगा, इसको हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A इंटू काज ऑफ थीटा। एक ही फार्मूले से हम ये चीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे एंगल हमारे पास सिंगल एंगल नहीं है। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और A के दरमियान एंगल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एरिया जो है कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड सरफेस है। ये हमने प्लेन एरिया की बात की थी, प्लेन सरफेस की बात की थी। अब प्लेन, ये दोनों प्लेन सरफेसेस है। अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस में हर एक पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या हो रही है, नॉर्मल की डायरेक्शन वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरफ, यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरफ, यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन। देखिए हर एक पॉइंट पे नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन क्या हो रही है, वेरी कर रही है। सो अब अगर हमने पूरे एरिया में से फ्लक्स मालूम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में, एरिया पैचेस में डिवाइड करेंगे। टोटल एरिया, जिस तरह फुटबॉल के ऊपर आपको छोटे छोटे सर्कल नजर आते हैं, तो इस तरीके से पूरे सरफेस को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अब हर एक एरिया पैच का जो है हम नॉर्मल टू द प्लेन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम कोई एक एरिया एलिमेंट सपोज करें, लेट सपोज आयत एरिया एलिमेंट, सो आयत एरिया एलिमेंट में से कितना फ्लक्स होगा, आयत एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स होगा EI डॉट डेल्टा AI। सो EI डेल्टा AI cos of theta. What is E? Electric field intensity. What is delta AI? Surface area of this area patch. ये जो मैंने एरिया पैच सपोज किया हुआ है, एरिया पैच, एरिया एलिमेंट, ये जो मैंने आयत एरिया एलिमेंट सपोज किया था, उस आयत एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो डेल्टा AI से मैंने डिनोट किया हुआ है, साथ में काज ऑफ थीटा। यहां पे अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एंगल हर एक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल 0 है। अगर हम सपोज करें, लेट सपोज अगर हम एंगल को हर एक पॉइंट पे 0 सपोज करें तो फिर क्या होगा, काज ऑफ 0 हो जाएगा, डेल्टा AI वगैरह ये इस तरह हो जाएगा। ये एक एरिया पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। एक एरिया पैच में से, एक एरिया एलिमेंट में से इतना फ्लक्स होगा। नाउ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दिस एरिया पैच। समेशन का मतलब है कि भाई एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस थ्रू ऑल द एरिया पैचेस। तो ये समेशन I फ्रॉम 1 to n,
हमने n नंबर ऑफ पैचेस बनाए हैं, सो i फ्रॉम 1 टू n ei डेल्टा ai। ये उस केस में होगा जब हमने एंगल हर एक पॉइंट पे क्या सपोज किया हो, 0। अब अगर हम सपोज करें, लेट सपोज अगर एंगल 0 नहीं है, लेट सपोज इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज, अगर हर एक पॉइंट पे एंगल 0 ना हो तो फिर क्या होगा, टोटल फ्लक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 टू n ei डेल्टा ai इनटू कॉज ऑफ थीटा i, फिर अरे के साथ आई आ जाएगा। और इसको फिर फर्दर मोर हम किस तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू n ei डॉट डेल्टा ai, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ये cos थीटा i जो है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ, चुप किया। तो कहने का मतलब ये है अगर एंगल हमारे पास, हम सपोज करें कि एंगल हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 0 है, तो फिर जब एंगल हर एक पॉइंट पे किस चीज के दरमियान, ई और एरिया पेच की डायरेक्शन के दरमियान अगर एंगल 0 होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी टोटल फ्लक्स के लिए, कॉज ऑफ थीटा आई की जरूरत नहीं है। अगर हम एंगल को सपोज करें कि 0 नहीं है हमेशा हर एक पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा, i फ्रॉम 1 टू n ei डेल्टा ai, ये i फ्रॉम 1 टू n एक्चुअली यहां पे लिखा जाता है लेकिन वहां पे जगह नहीं, ये। अच्छा अब क्या होगा, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर हम कहें कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है विच इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस और इससे लाइनें बाहर जा रही है, तो इस किस्म के फ्लक्स को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस में इनक्लोज किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर से आ रही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। ये कन्वेंशनल टर्म्स है। अगर दो चार्जेस है तो एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर जा रही है, एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अंदर आ रही है। अब क्या होगा, अगर ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, अगर दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो तो फिर क्या होगा, नेट फ्लक्स 0 होगा। अगर ये ग्रीन लाइनें जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीन लाइंस, तो यहां पे हम एक क्लोज सरफेस रखिए, क्लोज्ड सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस में से क्या होगा, जितने नंबर ऑफ लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो जितना यहां पे क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा, उतना ही यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो वंस अगेन नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स विल बी 0। अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस कहां पे रखें, अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट क्लोज सरफेस विल बी 0। अच्छा अब एक और चीज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक चीज डिस्कस करें कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जनरली हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं ई ए कॉज ऑफ थीटा, अ लिटिल बिट कंसेप्चुअल पॉइंट कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वैसे तो हम इस तरह लिखते हैं ई ए इंटू कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ थीटा, लेकिन इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इंटू साइन ऑफ अल्फा लिख लेता हूं या थीटा लिख लेता हूं, जो भी है, मीन्स के हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं साथ में या साइन अल्फा, कॉस की जगह पे साइन भी यूज हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या होगी, यहां पे जो एंगल है, यहां पे जो एंगल है, एंगल दिस एंगल इज मतलब दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको एंगल गिवन होगा, एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया और ई के दरमियान अगर आपको एंगल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के इक्वल होगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अगर ये एंगल जो है इसको आप थीटा भी नाम दे सकते हैं, अल्फा की जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है किस चीज के दरमियान, एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन ऑफ द एरिया, मतलब ई एंड प्लेन ऑफ द एरिया। अगर प्लेन ऑफ एरिया और नॉर्मल टू द प्लेन नहीं, प्लेन ऑफ एरिया और ई के दरमियान अगर एंगल आपको गिवन है, अल्फा हो, बीटा एंगल गिवन हो, थीटा की एंगल गिवन हो, कोई भी एंगल गिवन हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ई
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए साइन ऑफ अल्फा। लेकिन याद रखें इन दोनों का जो सम होगा थीटा प्लस अल्फा ये हमेशा 90 के इक्वल होगा। और इन अदर वर्ड्स अल्फा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो साइन ऑफ अल्फा होगा ये एक्चुअली काज ऑफ थीटा का इक्वल होगा। नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हो कि भाई अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आप में से कोई सुन रहा हो तो उसको और भी पता है कि अब अगर मैं साइन ऑफ अल्फा की बात करूं तो साइन ऑफ अल्फा की जगह लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन 90 कॉस थीटा माइनस साइन कॉस 90 साइन थीटा। तो देखिए कॉस ऑफ 90 हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है 0। साइन ऑफ 90 जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, लिहाजा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्मल टू द प्लेन और ई के दरमियान एंगल गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको एंगल गिवन हो किस चीज़ के दरमियान बिटवीन ई एंड प्लेन ऑफ द एरिया तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूं भी लिख सकते हैं ई ए कॉस ऑफ अल्फा। लेकिन याद रखें इन दोनों का मतलब सेम है और ये भी एक कंडीशन होगी कि इन दोनों का एंगल्स का जो सम होता है ये हमेशा 90 के इक्वल होता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे अगर आप देखें इधर ई और एन के दरमियान एंगल 0 है लेकिन एरिया जो है वो हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मतलब कि प्लेन ऑफ द एरिया और ई के दरमियान एंगल 90 है, ई और एन कैप के दरमियान एंगल 0 है, लिहाजा दोनों का सम क्या हुआ 90। यहाँ पे उल्टा है, ई और एन कैप के दरमियान एंगल 90 है, प्लेन ऑफ द एरिया और ई के दरमियान एंगल क्या है 0 है। वंस अगेन इन दोनों के सम जो है 90 का इक्वल हुआ। अगर हम इस तरह करें कि इस एंगल को 0 से बढ़ाकर 30 कर ले तो ई और एन के दरमियान एंगल जब 30 होगा तो नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द एरिया और ई के दरमियान एंगल 60 होगा। अगर हम इसको 45 कर ले तो वो भी 45 होगा। अगर हम इस एंगल को 0 से बढ़ाकर 60 कर ले तो फिर क्या होगा, दूसरे वाला एंगल जो है वो 30 हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी कंसेप्चुअल, कि इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द एरिया देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज मैथमेटिकली रिटन एज, वहां पे ऑप्शन में लिखा होता है ऑप्शन ए फाई ई इज इक्वल टू ई ए साइन ऑफ अल्फा, बी ई ए कॉस ऑफ अल्फा, ई ए टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो अगर आपको अल्फा के बारे में बताया हुआ है कि अल्फा इज एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन ऑफ द एरिया तो ई ए कॉस ऑफ अल्फा की बजाय ई ए साइन ऑफ अल्फा हम लिखेंगे। और अगर इस एंगल के बारे में बताया हुआ है कि एंगल इज इन बिटवीन ई एंड एन कैप नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया एंड ई के दरमियान एंगल गिवन है तो फिर साइन नहीं लगेगा, फिर कॉस लगेगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा।